गदरपुर से राजकीय कॉन्ट्रैक्टर नवलखेड़ा की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गदरपुर से कांग्रेस के युवा नेता और वरिष्ठ समाज सेवी त्रिनाथ विश्वास की ओर से समस्त देश व प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय व भाषा के भेद से ऊपर उठकर निष्पक्ष होकर बिना किसी लालच और भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। याद रखें, आपका मत अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सभिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस की संशोधित लिस्ट में बदली हरीश रावत की सीट। रामनगर नहीं बल्कि लालकुआं से लड़ेंगे चुनाव। 5 सीटों पर पार्टी ने बदले प्रत्याशी। पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल। टिहरी से किशोर को उतार सकती है भाजपा। धन सिंह नेगी के बिगड़े सुर और ताल। भाजपा का दामन थामते ही किशोर उपाध्याय के बदले तेवर। प्रदेश में बीजेपी की जीत का किया दावा। बोले आरएसएस के कामों से हुए प्रभावित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन। सरकार के कामों पर पार्टी की जीत का किया दावा। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों ने किशोर उपाध्याय को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही उपाध्याय कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये स्थिति अभी साफ नहीं हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद से ही कई सीटों पर लगातार बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल। मनीष, मेरा पहला सवाल ये ही कि आखिरकार भाजपा से नजदीकियां जो हैं किशोर की, वो भाजपा में ही तब्दील हो गई है और बीजेपी का दामन जो है वो किशोर उपाध्याय ने थाम लिया है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय हैं वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और लंबे समय से इस बात के कयास और चर्चाएं लगाई जा रही थी कि किशोर उपाध्याय भाजपा का दामन थाम सकते हैं और लगातार उनके भाजपा नेताओं से मुलाकात भी चल रही थी। और जो भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी हैं 20-25 दिन पहले उनसे मुलाकात जब उन्होंने की थी और उसके बाद जो वीडियो जारी हुआ था उनके आवाज से निकलने का, उसके बाद कांग्रेस ने सभी पदों से किशोर उपाध्याय की छुट्टी कर दी थी। तो उसके बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि किशोर उपाध्याय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का समय किशोर उपाध्याय ने चुना है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर से टिहरी में उन्होंने कांग्रेस को मझधार में छोड़ने का काम किया है, क्योंकि चर्चा भी ये थी कि अगर बीजेपी में वो शामिल नहीं होते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में वो टिहरी से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और उससे ठीक पहले आज उन्होंने जो है भाजपा ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं अब टिहरी में मजबूत दावेदार कांग्रेस के ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जी, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी से उतार सकती है। लेकिन अगर मैं मौजूदा हालातों की बात करूं तो धन सिंह नेगी जो है वो अपनी दावेदारी मजबूत मानते हैं। तो अगर किशोर को बीजेपी उतारती है टिहरी से तो जाहिर सी बात है कि धन सिंह नेगी के भी सुर और ताल बिगड़ेंगे। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। धन सिंह नेगी की यहाँ पर बगावत देखने को मिल सकती है। लेकिन जो बात सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि किशोर उपाध्याय का जो है वो टिकट फाइनल हो चुका है और उन्हें कुछ देर बाद टिकट भी दे दिया जाएगा और सिंबल उन्हें आज दे दिया जाएगा, जिसके बाद वो कल नॉमिनेशन करेंगे। तो सीधे तौर से कह सकते हैं कि जो पसोपेश में अब धन सिंह नेगी है, क्योंकि भाजपा ने अगर कुछ दिन पहले भी अगर किशोर उपाध्याय को शामिल कर लिया होता तो धन सिंह नेगी कुछ रणनीति अपने लिए बना सकते थे। लेकिन अब उनके पास भी ज्यादा समय रणनीति बनाने का नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उनका संपर्क करते हैं या निर्दलीय मैदान में उतरते हैं।
इस पर सभी की नजरें, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो टिहरी की लड़ाई अब है वो जी। सीधे तौर से दिनेश धनई और किशोर उपाध्याय के बीच देखने को मिलेगी। अभी तक माना जा रहा था कि जो दिनेश धनई वहां पर मजबूत दावेदार के रूप में है, जो पहले विधायक भी और पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और जी। इस बार वो चुनाव पर में सब पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से किशोर उपाध्याय ने भाजपा का दामन थामा है, उससे अब जो है वो मुकाबला जो है टिहरी में वो कांटे का होने वाला है। जी मनीष, देखा जाए तो ये दूसरा ऐसा मौका है, क्योंकि अभी हम बात करें हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य वो जैसे बीजेपी में शामिल हुई उनको टिकट दे दिया गया। अब किशोर उपाध्याय जैसे बीजेपी में शामिल हुए तो उनको टिकट बीजेपी देने जा रही है। तो क्या लगता है कि इन सब चीजों से कार्यकर्ताओं में रोष पनपना जाहिर बात है, क्योंकि कार्यकर्ता काफी लंबे समय से, दावेदार काफी लंबे समय से अपने मतलब टिकट को लेकर तैयारी करते रहते हैं। देखिए, जो कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी करते हैं या जिन्हें चुनाव लड़ने को लेकर अपना भविष्य नजर आता है, ज्यादातर विरोध उनके द्वारा ही देखा जाता है। अमूमन पब्लिक में ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है कि पार्टी सिंबल पर कौन चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि जो पार्टी का वोट बैंक होता है वो प्रत्याशी को पड़ता ही पड़ता है। तो इस लिहाज से कहें तो जिस तरीके से अब उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस के जो नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की नीतियों से वो प्रभावित हो रहे हैं। और जो उत्तराखंड की बात करें तो नरेंद्र मोदी का मैजिक उत्तराखंड की जनता के सर चढ़कर बोला है जो पिछले चुनाव हुए हैं। तो इस लिहाज से ज्यादा फर्क भाजपा के उन कार्यकर्ताओं पर नहीं पड़ता है जो पार्टी की विचारधारा रखते हैं, क्योंकि उनके लिए इस समय देश में प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा चेहरा है। इसलिए वो ज्यादातर सीटों पर जो वोट पड़ेंगे वो सीधे तौर से प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ सकते हैं। ये इसे भाजपा भी जानती है, इसलिए भाजपा ऐसे दावेदारों पर यहाँ पर मोहर लगा रही है जो पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जिनका अपना जनाधार भी है। किशोर उपाध्याय टिहरी से पहले विधायक रह चुके हैं और इस लिए पार्टी ने उन पर दाव खेला, क्योंकि उनका अपना वहां पर वोट बैंक भी और अपने समर्थक भी हैं। जी, तो ये मान लिया जाए मनीष के बीजेपी किशोर उपाध्याय को टिहरी से उतार के फुल कॉन्फिडेंस में 100% श्योर है कि वो वहां से वो सीट जीत लेगी। बिल्कुल जो सियासी समीकरण भाजपा टटोल रही है वो यही है कि दिनेश धनई के सामने मजबूत कैंडिडेट यहाँ पर देना था पार्टी को, और इसी लिहाज से जो है उन्होंने धन सिंह नेगी पर यहाँ पर विचार न करते हुए किशोर उपाध्याय को पार्टी में शामिल कराकर उनको टिकट देने पर विचार किया है। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजरें बनाए रखें, आगे भी आपसे हम जानकारी जो है वो लेते रहेंगे। खबरों में बढ़ेंगे आगे। भाजपा में शामिल होने के बाद किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उन्होंने हमेशा सरोकार की राजनीति की है, इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा भी किया। वहीं किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आरएसएस के काम से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। उत्तराखंड एक नए सोपान प्रगति के तय करेगा, उसमें मैं एक गिलहरी की तरह जो भूमिका निभा सकता हूं। प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हम मिलजुल करके उत्तराखंड को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक सर्वोत्तम प्रदेश बना सकते हैं। जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से मुझे संरक्षण मिलेगा। इस भावना को लेकर के मैं इस टीम के साथ शामिल हुआ हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने अपनी जीत का भी दावा किया। आपको बता दें कि इस बार खटीमा विधानसभा से भाजपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से भुवन चंद कापड़ी को टिकट मिला है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एसएस क्लेर को मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट बुधवार को जारी कर दी है। पार्टी ने 9 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। भाजपा की तरफ से जारी दूसरी सूची में विधायक देशराज करवाल का नाम काट दिया गया है। उनकी जगह 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके राजपाल सिंह को मौका दिया गया है, जिन्होंने कल ही बीजेपी का दामन थामा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से दावेदारों के नाम शामिल हैं। केदारनाथ से शैला रानी रावत को टिकट मिला है। झपरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरान कलियर से मुनीश सैनी, कोटद्वार से रीतू भूषण खंडूरी, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला और रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को उम्मीदवार घोषित किया गया है।
भाजपा में भी टिकट बंटवारे के बाद से ही बगावत की चिंगारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम लिया है। पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे ओम गोपाल रावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने के बाद ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर सीट से टिकट दिया गया है। भाजपा की तरफ से इस सीट पर सुबोध उनियाल को मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड में महासंग्राम के लिए अब कुछ ही हफ्तों का वक्त बाकी है। उससे पहले भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी रण में अपनी पूरी ताकत झोंकने से पीछे नहीं हट रही। रणभेड़ी बजने के साथ ही दिग्गज नेताओं ने ताल ठोककर कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है और इनमें से खटीमा विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। आखिर क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 5 विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, जिसके बाद तय हो जाएगा कि राजनीति का ताज इस बार किसके सिर सजेगा। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरे दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुनावी रण में उतार दिया है और इस बार इस महायुद्ध पर फतेह हासिल करने के लिए कोई भी दल कसर नहीं छोड़ रहा है। और प्रदेश की कई विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है और इन्हीं सीटों में से एक है खटीमा विधानसभा सीट, जहां पर हर बार भाजपा और कांग्रेस में मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी इस सीट से चुनाव लड़ रही है। इस सीट से भाजपा ने तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से उनके खिलाफ भुवन काबड़ी मैदान में है और आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलीर को टिकट दिया गया है, जिसके बाद इस सीट पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होगा। चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी का शोर भी गूंजने लगा है। लेकिन 21 साल की राजनीति में ये सीट 2 बार भाजपा और 2 बार कांग्रेस के खाते में ही रही है। 2002 में कांग्रेस के गोपाल सिंह ने बसपा के दान सिंह को हराया था। 2007 में भी कांग्रेस से गोपाल सिंह ने ही जीत हासिल की थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी ने जीत हासिल की। 2017 में भी पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के भुवन कापड़ी को हराया। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी चुनावी रण में जी जान से जुट चुके हैं। खटीमा सीट पर 3 दलों का कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत किसे मिलती है और किसे हार का सामना करना पड़ता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में श्रीनगर विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला रोमांचक होने वाला है। प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रदेश के कई बड़े नेता आमने सामने हैं। इस लिहाज से श्रीनगर विधानसभा सीट की तस्वीर दिखाना भी आपको जरूरी हो जाता है। श्रीनगर विधानसभा सीट जहां इस बार रोचक मुकाबला है। यहां से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भाजपा ने मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दांव खेला है। ये पहली दफा नहीं है जब धन सिंह रावत और गणेश गोदियाल आमने सामने हों। इससे पहले 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों ही नेता मैदान में आमने सामने थे, जिसमें एक बार गणेश गोदियाल को जीत हासिल हुई तो दूसरी बार धन सिंह रावत के आगे हार का सामना करना पड़ा। फेरबदल का चेहरा श्रीनगर विधानसभा का इतिहास रहा है। प्रदेश की सत्ता के साथ इस सीट का इतिहास भी ये बताता है कि यहाँ एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा का सिलसिला देखा गया है। 2002 में कांग्रेस के सुंदरलाल मंडवाल ने भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन को हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के बृजमोहन कोटवाल ने कांग्रेस के सुंदरलाल को मात दी। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत को हराया था। 2017 में जीत का स्वाद चख भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत ने गणेश गोदियाल को मात दी थी। एक दूसरे को हार का स्वाद चखाने के बाद तीसरी बार दोनों नेता आमने सामने हैं और इस बार इनकी किस्मत 1,06,622 मतदाता तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ के राजनीतिक मिथक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें तोड़ने का भी सभी दलों और नेताओं ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो मिथक नहीं टूटे। और ऐसा ही एक मिथक प्रदेश की सत्ता में गंगोत्री विधानसभा सीट से भी जुड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है।
और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है। ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था, उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार। 2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। राजधानी देहरादून की सड़कों पर जाम की स्थिति को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस एक नया प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत शहर में विक्रमों के स्टॉपेज बनाने की बात चल रही है। लेकिन इस प्लान के धरातल पर उतरने से पहले ही सिटी यूनियन विरोध करते नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देहरादून में अक्सर सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिलती है, जिसकी बड़ी वजह शहर में 14 रूटों पर चलने वाले विक्रम होते हैं। दरअसल शहर में विक्रमों के स्टॉपेज नहीं होने के कारण ये विक्रम कहीं भी रुककर सवारियों को बैठा लेते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। सिटी बस यूनियन अध्यक्ष ने न्यायालय में इनके खिलाफ याचिका भी दायर की थी, जिसके बाद यूनियन अध्यक्ष के पक्ष में फैसला आने के बाद कोर्ट ने पुलिस को विक्रमों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब एसपी ट्रैफिक विक्रमों के लिए हर रूट पर 15 से 20 स्टॉपेज बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद विरोध में सिटी बस यूनियन अध्यक्ष का कहना है कि यातायात अधिकारी को एमवी एक्ट का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वो इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं। या तो मुझे लग रहा है अधिकारियों को ज्ञान नहीं है एमवी एक्ट का, और यदि ज्ञान है तो कहीं ना कहीं इनको संरक्षण दिया जा रहा है। नहीं तो स्पष्ट है कि जब कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का मतलब ही ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बुकिंग में ले जाया जाए, तो जब खुद इनके परमिट में लिखा हो तो कहीं ना कहीं अधिकारी को इनको इस चीजों को संज्ञान में लेना पड़ेगा। और यदि अगर इस चीज का नहीं है तो अधिकारी हमसे वार्ता करके हम अधिकारियों को सारे साक्ष्य उपलब्ध करा देंगे, जो हमने माननीय न्यायालय के हैं, चाहे हमारे मुख्य सचिव को दिए हुए, चाहे डीजीपी महोदय को दिए हुए, ये सारे साक्ष्य हम जो है अधिकारी को उपलब्ध कराने को तैयार। वहीं एसपी ट्रैफिक अक्षय कौड़े ने बताया कि यातायात पुलिस और विक्रम यूनियन के साथ लगातार बैठक की जा रही है और आने वाले एक हफ्ते के भीतर विक्रमों को हर रूट पर स्टॉपेज दे दिया जाएगा। विक्रम को लेके बार बार विक्रम यूनियन के साथ देन पुलिस कर्मियों के साथ और नॉर्मल सिटीजन जो विक्रम का उपभोग कर रहे हैं उनके साथ मीटिंगें की जा रही है। इसके तहत हमने ये सोचा है कि हर रूट पे जो विक्रम के स्टॉपेज है उसको फिक्स स्टॉपेज बना दिया जाए, और फिक्स स्टॉपेज के बिना विक्रम की जो स्टॉपेज है, जो नागरिकों की नॉर्मल कंप्लेंट रहती है कि कहीं पे भी खड़ा हो जाना, उसको डिस्करेज कर रहे हैं। लगभग ये आने वाले 7-8 दिन में हम लोग पॉइंट्स विक्रम्स को दे देंगे, जो निर्धारित पॉइंट्स पे ही विक्रम खड़ी हो पाएगी। एक तरफ ट्रैफिक पुलिस जाम की स्थिति से निपटने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सिटी बस यूनियन नियमों का हवाला देकर ये बात कह रहे हैं कि विक्रमों को स्टॉपेज देना और स्टैंड देने का अधिकार पुलिस के पास नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि ट्रैफिक पुलिस क्या अपना प्लान धरातल पर उतार पाएगी या नहीं। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। नमस्कार। कांग्रेस की संशोधित लिस्ट में बदली हरीश रावत की सीट। रामनगर नहीं बल्कि लालकुआं से लड़ेंगे चुनाव। 5 सीटों पर पार्टी ने बदले प्रत्याशी। पार्टी से 6 साल के लिए निकाले गए किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल। टिहरी से किशोर को उतार सकती है भाजपा। धन सिंह नेगी के बिगड़े सुर और ताल। भाजपा का दामन थामते ही किशोर उपाध्याय के बदले तेवर। प्रदेश में बीजेपी की जीत का किया दावा। बोले आरएसएस के कामों से हुए प्रभावित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमत से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर दाखिल किया नामांकन। सरकार के कामों पर पार्टी की जीत का किया दावा। जिस तरह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटर का सशक्त और जागरूक होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मत की सुरक्षा के लिए सिर्फ वोटर कार्ड होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम होना भी आवश्यक है।